हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना पीरियड में भी आप लोगों की तैयारी अच्छी चले ऑनलाइन के माध्यम से। अतः हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट 11 लाए हैं। यदि आप लोग पार्ट 10 तक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके भी वो सारे पार्ट आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम इन सारे प्रश्नों का जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे प्रश्न जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं, और इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी इन सारे वीडियो का अलग अलग पार्ट अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप लोग उन सारे पार्ट को देख पाए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। बताइए, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं, कौन से अंग में स्थित होते हैं, बताइए। तो देखिए, ये जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं वो हमारे अग्नाशय में स्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में एक टर्म का डिस्कशन किए हैं और वो टर्म क्या है, इंसुलिन है। तो चलिए इंसुलिन के विषय में कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से व्यक्ति में डायबिटीज रोग हो जाता है, और जिस व्यक्ति को डायबिटीज रोग होता है उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और उसे ठीक किया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को भली भांति समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस के आंसर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे वो सारे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही फैक्ट का हम डिस्कशन इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आप लोग उन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेस मेकर का संबंध है, बताइए। तो देखिए, पेस मेकर का संबंध हमारे हृदय से होते हैं। किससे होते हैं, हमारे हृदय से होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम चलिए पेस मेकर के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, ये पेस मेकर जो होता है ये एक प्रकार के कृत्रिम उपकरण होता है, ठीक है, जिसको आप लोग कृत्रिम अंग भी कह सकते हैं या फिर कृत्रिम ऑर्गेन भी कह सकते हैं। ये जो है जब हमारे हृदय में खराबी हो जाती है या उसके गति जो होता है, उसके मूवमेंट होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके गति को रेगुलेट करने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति में हृदय की खराबी हो जाता है तो उस व्यक्ति में हृदय के जगह पर पेस मेकर का यूज किया जा सकता है और उस व्यक्ति के जीवन को रक्षा किया जा सकता है। तो पेस मेकर ज़िंदगी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, पेस मेकर कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है। अर्थात आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब अक्सर हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सहायता नहीं करता है। तो देखिए, विटामिन जो होते हैं वो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं,
विटामिन जो होते हैं वो रोग से लड़ने में भी हमें सहायता करते हैं, और ये विटामिन जो होते हैं ये उपापचय में कैटालिस्ट या उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं, जिसको आवेजक कहते हैं। तो उपापचय में आवेजक के रूप में भी कार्य करते हैं विटामिन। तो विटामिन अब सहायता नहीं करते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बचा? तो ये ऑप्शन बचा ए। तो ये विटामिन जो हैं ये उत्तक में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करते हैं। बाकी 3 ऑप्शन है वो राइट है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं वाला ऑप्शन कौन सा है? तो नहीं वाला ऑप्शन ए है, यानी कि विटामिन उत्तक में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? बताइए, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए ये जो प्रोटीन जो होते हैं ये दूध में पाए जाते हैं, दाल में भी पाए जाते हैं, और मांस में भी पाए जाते हैं। तो कहाँ नहीं पाया जाता है प्रोटीन? किसमें नहीं पाया जाता प्रोटीन? तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी बचा, और ऑप्शन सी है चावल, अर्थात चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो चावल में क्या पाया जाता है? तो देखिए चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और स्टार्च भी चावल में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे बिल्कुल इजी वे में, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ और उसे आप लोग लंबी समय तक याद रख पाएँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में विलय होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं विटामिन के संबंध में, कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील है, अर्थात वसा में घुलनशील है। उसके बाद आप लोग स्वयं ही इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब बचा एक, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है, इसके अलावा जो भी विटामिन बचा वो सारे विटामिन हैं वसा में घुलनशील। तो वो कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए हैं, विटामिन डी हैं, विटामिन ई हैं और विटामिन के। ये सारे जो है क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आप लोग इस टेबल को ध्यान में रख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पे बनते हैं। तो देखिए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। देखिए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो बताइए इनमें से जल में विलय कौन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी है वो जल में विलय है। तो देखिए विटामिन बी और सी इनमें से कौन सा है? तो देखिए ये रहा विटामिन सी, ऑप्शन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थात विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा देखिए जो भी विटामिन है वो सारे किस में है? फैट में घुलनशील बीमारी है। जैसे देखिए विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, ये सारे किस में है? फैट में घुलनशील है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? बताइए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? यदि पिछला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखे होंगे जिसमें हमने एक टेबल का डिस्कशन किए थे, एक टेबल ड्रॉ किए थे, अगर वो टेबल आप लोगों को ध्यान में होगा तो इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए ये कह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो बताइए विटामिन बी और सी तो क्या है? जल में घुलनशील है, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए बचा जो विटामिन के है, और विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। बताइए, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। दीजिए जवाब आप लोग सही से। तो देखिए, एक शाकाहारी को, जो शाकाहारी मीन्स क्या, जो सिर्फ हरे साग सब्जी फल फूल खाते हैं, जो मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, तो अर्थात शाकाहारी होंगे तो वो मांस मछली का सेवन नहीं करते होंगे, तो उसको फास्फोरस कहाँ से मिलेगा बताइए। तो देखिए, जो शाकाहारी होंगे वो मांस मछली का सेवन तो नहीं करते होंगे, लेकिन दूध का सेवन तो जरूर करते होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात दूध में फास्फोरस पाया जाता है। यदि कोई शाकाहारी व्यक्ति है जो दूध का सेवन करते हैं तो उसे दूध से ही फास्फोरस की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखिए, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है बताइए। तो देखिए, मानव शरीर के जो कशेरुकी होते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसी में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, और उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कशेरुकाएँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसमें हड्डियों की संख्या 33 होती है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है बताइए। तो देखिए, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है बताइए, प्रोटीन क्या है। तो देखिए, प्रोटीन एक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन एक प्रकार क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स होता है। और प्रोटीन जो है टोटल 20 प्रकार के एसिटिक एसिड का मिलकर बना होता है। अर्थात प्रोटीन के यूनिट क्या होता है, प्रोटीन का इकाई क्या होता है, तो प्रोटीन का इकाई होता है एमिनो एसिड। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो देखिए, यकृत में संचित किया जा सकता है वो विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, जिसको यकृत में संचित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यकृत में विटामिन डी, ई और के को भी संचित किया जा सकता है। अगर किसी क्वेश्चंस में ऑप्शन के रूप में विटामिन ए नहीं होगा तो आप लोग विटामिन डी, ई और के को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में विटामिन डी, ई और के हो और साथ में विटामिन ए भी हो, तो उस कंडीशन में आप लोग विटामिन ए को ही सबसे ज़्यादा महत्व देंगे और आप आंसर के रूप में विटामिन ए को ही चूज करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए, जिसको यकृत में संचित किया जा सकता है। वैसे यकृत में विटामिन डी, ई और के को भी संचित किया जा सकता है। तो ये एक एडिशनल फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है बताइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो ये क्वेश्चन तो डेली लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग सही सही जवाब दे पाएंगे आसानी से, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। तो देखिए, मसूड़ों में जो रक्त आता है किस विटामिन की कमी से आता है, तो विटामिन सी की कमी से आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? बताइए, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो देखिए, ये नेत्र गोलक जो होते हैं वो 6 मांसपेशियों के सेट के द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मशरूम से बहुतायत यानी कि प्रचुरता में क्या मिलता है? यानी कि मशरूम में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन कहता है। तो बताइए, मशरूम में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए, मशरूम में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइरिस का क्या काम होता है? बताइए, आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, या फिर प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आइरिस का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, आइरिस का फंक्शन होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस मानवा अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? अर्थात किस अंग में सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का स्राव होता है, सेक्रेशन होता है? बताइए। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक मात्रा में सेक्रेशन होता है कहाँ से? तो देखिए, सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का सेक्रेशन होता है यकृत से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का सेक्रेशन होता है यकृत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल का सेक्रेशन अग्नाशय से भी होता है, अर्थात पैनक्रियाज से भी होता है। यदि किसी क्वेश्चन में पैनक्रियाज ऑप्शन होता और यकृत नहीं होता तो उस कंडीशन में आप लोग अग्नाशय को प्रेफरेंस देते और उसको आंसर के रूप में आप लोग चूज करते। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यकृत ऑप्शन दिया हुआ है। तो सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का सेक्रेशन कहाँ से होता है? यकृत से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती है? बताइए, इनमें से कौन किरण है जिसको आँख से नहीं देखा जा सकता है? तो इनमें से न गामा किरण को आप लोग देख सकते हैं, न पराबैंगनी किरण को देख सकते हैं, न अवरक्त किरणों को आप लोग देख सकते हैं। बताइए, कभी आप लोग किसी किरण को आँख से देखे हैं? नहीं देखे होंगे। हम भी कभी नहीं देखे हैं, तो आप लोग भी कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारे पास भी आँख है। तो आप लोगों के भी पास आँखें होगा, हम भी मानव तो आप भी मानव। तो आप ऐसे इस स्थिति में आप भी नहीं देखे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उपयुक्त सभी किरणों को नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग किसी किरण को नहीं देख पाएंगे दिए गए ऑप्शन में से। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? बताइए, आँख के लेंस धुंधला हो जाता है उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा डिजीज होता है आँख के लेंस में? मायोपिया कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। नेत्रश्लेमा कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो कहेंगे क्या? मोतियाबिंद कहेंगे। ठीक है, आँख के लेंस में जो धुंधला हो जाता है उसको क्या कहेंगे? मोतियाबिंद कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरियम मिल डैश के लिए प्रयुक्त होता है? बताइए, बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए, ये एक प्रकार की जांच होता है जिसका उपयोग हम पोषण नाल के एक्सरे करने में यूज करते हैं। ठीक है, पोषण नाल बोले तो क्या? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के एक्सरे में ही बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषण नाल के एक्स किरण में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है हम लोग जो क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग नाइस वीडियो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेत्रदान में
दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, बताइए। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, जो व्यक्ति नेत्र का दान करता है, बताइए। तो देखिए, जो व्यक्ति आँख का दान करता है, नेत्र का दान करता है, उस व्यक्ति के आँख का कॉर्निया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है, अर्थात कॉर्निया को दान में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्निया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, एक रेटिना है, ये रेटिना भी जो है ये आँख का ही भाग है, और रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किए थे कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो आँख का जो प्रतिबिंब, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, और ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है, बताइए। मानव शरीर का जो किडनी है वो किस सिस्टम का भाग है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो किडनी जो है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग है, जिसको वरित्र कहते हैं। वरित्र जो हम निष्कासित करते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, इसी सिस्टम का भाग होता है किडनी। तो मल मूत्र, तो इसमें क्या है, वरित्र यानी कि मूत्र संबंधित है किडनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। ये देखिए कन्फ्यूजन भरी क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट को। बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप लोग सही जवाब दे पाए होंगे। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, वैसे तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि हम मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लोग इसका सही उत्तर देंगे यकृत। लेकिन ऐसा तो ये क्वेश्चन कह नहीं रहा है, ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि मानव शरीर अर्थात शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो बोर्ड के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस के सही आंसर का उम्मीद भी करते हैं बोर्ड। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे से संबंधित है, बताइए। सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो ये सेरिब्रम जो होते हैं ये मस्तिष्क का एक भाग होता है, एक मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, बताइए। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। तो देखिए, ये जो लाइपेज है इसका स्राव होता है अग्नाशय से। कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। और अग्नाशय से ही जो लंगरहंस के द्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय में, उसी से ही इंसुलिन का स्राव होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, पीछे हम इस बारे में डिस्कशन किए हैं पिछला क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाइपेज का स्राव कहाँ होता है भोजन के पचाने के संदर्भ में। तो लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये लाइपेज क्या करता है, ये लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या है, या इसका कार्य प्रणाली क्या है। तो ये लाइपेज जो होते हैं वो फैट्स को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। लाइपेज क्या करते हैं, फैट को तोड़ देते हैं और उसको तोड़ के फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइपेज का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। तो ये लाइपेज जो होते हैं फैट को तोड़ देते हैं, ठीक है, अर्थात उसको पचा देते हैं
और उसको तोड़ने के बाद फैट्स को फैटी एसिड बनाते हैं और ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये अग्नाशय जो है, ये पेनक्रियाज जो है लाइपेज का सेक्रेशन तो करते ही हैं, साथ में ये एक एमाइलेज नामक एंजाइम का भी सेक्रेशन करते हैं और एक ट्रैप्सिन नामक एंजाइम का भी सेक्रेशन अग्नाशय से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अग्नाशय से लाइपेज का सेक्रेशन होता है, एमाइलेज का सेक्रेशन होता है और ट्रैप्सिन का सेक्रेशन होता है। ये तीनों क्या है? एंजाइम है जो भोजन के पचाने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत डैश कहलाता है। देखिए प्रौढ़ में यानी कि मनुष्य जो होता है, एडल्ट मनुष्य, उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत ये हो गया, एक चौर्णक होता है, अग्र चौर्णक होता है, कृदंत होता है, रदनक होता है। उसमें से एक जो नुकीला दांत होता है, नुकीला दांत, उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम होता है नुकीला दांत को? देखिए तो वो जो नुकीला दांत होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो नुकीला दांत होता है उसको रदनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसमें एक नुकीला दांत होता है, उसको क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखे होंगे कि हाथी का जो दांत आगे की ओर निकला होता है 2, वो कौन सा दांत होता है? तो वो दांत एक प्रकार के इंसाइजर दांत होता है जो मुख से बाहर निकला होता है, जिसको हम टस्क भी कह सकते हैं। वो जो हाथी का दांत आगे की ओर निकला होता है उसको इंसाइजर कहते हैं। अब वो जो दोनों दांत आगे की ओर निकला होता है उसको क्या टस्क भी कह सकते हैं। ये दोनों उसका नाम ही है। ये इंसाइजर जो होते हैं, ये इंसाइजर दांत क्या करते हैं आमतौर पर मनुष्य में? ये भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। और इसमें एक प्रीमोलर होता है और एक मोलर होता है। तो प्रीमोलर जो है भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर दांत जो होते हैं वो भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? बताइए। प्रोटीन प्रभावित होते हैं। देखिए कोई खाद्य पदार्थ हुआ जिसको हम संग्रहित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जैसे जेल, अचार, पनीर, दही, घी स्टोर में करके रखते हैं, आलू रखते हैं स्टोर में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो हम संचय करके रखते हैं, इस संचय करके रखने की स्थिति में वो भोज्य पदार्थ की कौन सी पौष्टिक तत्व है जो नष्ट हो जाता है? वो है प्रोटीन, वो है कार्बोहाइड्रेट, या वो है विटामिन, या वो है वसा? बताइए कौन सा है जो प्रभावित होता है स्टोर करके रखने में? तो देखिए किसी भी भोज्य पदार्थ को जब संचय करके रखते हैं तो प्रोटीन का विनाश होता है? बिल्कुल नहीं। कार्बोहाइड्रेट नाश होता है? बिल्कुल नहीं। वसा? बिल्कुल नहीं। तो किस चीज़ का अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो वो है क्या? प्रोटीन। जब संचय करके भोज्य पदार्थ को रखा जाता है तो प्रोटीन का अधिकांश भाग जो है वो प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रोटीन का अधिकांश भाग प्रभावित होता है। ठीक है, अब प्रोटीन भी तो कई प्रकार के हैं, प्रोटीन विटामिन भी कई प्रकार के हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। अब इन सारे विटामिन में कौन सा विटामिन है जो सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होता है? तो देखिए जब खाद्य पदार्थ को संचय करके रखा जाता है तो उस कंडीशन में विटामिन का संचय होता है, संरक्षण होता है, उसका मतलब नाश होता है। अब विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी का सर्वाधिक मात्रा में प्रभाव होता है। वो जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में प्रभावित होता है, यानी कि उसका नुकसान ज़्यादा होता है विटामिन सी का जब भोज्य पदार्थ को संरक्षित करके रखते हैं। इस कंडीशन में विटामिन सी अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं क्वेश्चन रहेगा कि एग्जाम में देखे होंगे कि बताइए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होता है जब भोज्य पदार्थ को संरक्षित करके रखा जाता है या संग्रह करके रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा तत्व है जो मानव जाति में या मानव के शरीर में नेचुरली नहीं पाया जाता है? नॉट फाउंड इन नेचुरली। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए वो कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर में, ठीक है, जिंक पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है, लेकिन मानव शरीर में सीसा नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। ठीक है, नमक का आयोडीकरण किया जाता है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है नमक में, और ये लोक स्वास्थ्य को का मापदंड है, स्वस्थ रहता है मानव जाति। तो ये किस चीज़ को रोकता है आयोडीन? तो देखिए आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेघा होती है। और घेघा के रोकथाम के लिए ही आयोडीकरण किया जाता है, अर्थात नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, घेघा रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? जब बहुत अधिक समय तक परिश्रम करते हैं व्यक्ति, या खिलाड़ी वाले क्वेश्चन अक्सर आप लोग देखे होंगे कि खिलाड़ियों के घुटने में दर्द क्यों होने लगता है जब वो ज़्यादा दौड़ता है, तो बस उसी क्वेश्चन का ये दूसरा रूप है, लैंग्वेज थोड़ा अलग है। तो देखिए दीर्घकालीन जब परिश्रम करता है कोई व्यक्ति, तो उसके मांसपेशी में क्या होता है? उसके मांसपेशी में लैक्टिक एसिड की अभाव हो जाता है, कम हो जाता है लैक्टिक एसिड, जिसके कारण उसकी मांसपेशी में ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के अभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को मांसपेशियों में अधिकतर थकान महसूस होता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा कि उसके मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का अभाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है? बताइए, इन सारे एंजाइमों में से कौन सा एंजाइम है जो वयस्क मनुष्य में नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वयस्क मनुष्य में एंजाइम जो है रेनिन, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेनिन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है? देखिए लॉजिक को समझते हैं। बच्चे को अक्सर देखे होंगे कि दूध को ही उसको पिया जाता है, क्योंकि बच्चा अधिकतर दूध ही पीते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, और ये रेनिन एंजाइम जो है दूध के पचाने में सहायक होता है। और वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो कभी कभी आप लोग सुने होंगे कोई व्यक्ति दूध का अधिक सेवन कर लिया तो उसको नहीं पचा, अपच हो गया, लूज मोशन हो गया, तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो गया। किसके कारण? दूध के सेवन के कारण। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो कि बच्चा होता है उस बच्चे में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, और वो आसानी से दूध का पाचन कर लेते हैं, अर्थात दूध को पचा लेते हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे रेनिन एंजाइम का लॉजिक क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए भोजन श्रृंखला का 10% का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए भोजन श्रृंखला के 10% का सिद्धांत को किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये 10% का सिद्धांत क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में या 10th 8th क्लास में कि खाद्य श्रृंखला पढ़े होंगे। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है आप लोग देखे होंगे कि घास होता है। ठीक है, क्या होता है? घास होता है। इस घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। कौन खाता है? टिड्डा खाता है। इस टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। ठीक है, मेढक को कौन खाता है? इस मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। अब ये चैन हुआ, फूड चैन हुआ। इस चैन में 10% का नियम लागू होता है। क्या होता है उसको समझिए कि हम मान लेते हैं ये घास है, और इस घास में जो है मान लीजिए इतना, यानी कि 1000 कैलोरी। ठीक है, 1000 कैलोरी ऊर्जा है। अब इस 1000 कैलोरी ऊर्जा जब घास में है तो इस घास को टिड्डा खाएगा, तो टिड्डा में कितना एनर्जी जाएगा? तो घास में तो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो इस 1000 कैलोरी का 10% ही ये टिड्डा में जाएगा। तो 10% कितना होगा? देखिए ये कट गया और ये कट गया, 10 दही के 100 चला गया। 100 किस में चला गया? टिड्डा में चला गया। 100 कैलोरी चला गया टिड्डा में एनर्जी। देखिए घास में कितना था? 100 कैलोरी था, जबकि टिड्डा में कितना हो गया? 100 कैलोरी हो गया। अब ये 100 कैलोरी टिड्डा है, तो टिड्डा को अब किसने खाया? मेढक खाया। तो मेढक में भी इसका 10% जाएगा, तो इसका 10% कितना होगा? डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 10 हो गया। अब मेढक में 10 कैलोरी एनर्जी गया। अब इसको किसने खाया? इसको आप सांप ने खाया, तो सांप में भी 10% जाएगा जितना एनर्जी है। तो ये डबल जीरो कट गया, तो 1 कैलोरी ऊर्जा जो है किस में गया? सांप में गया।
अब देखिए घास में कितना कैलोरी ऊर्जा था, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, और यहाँ सांप तक आते आते 1 कैलोरी ऊर्जा हो गया। तो इसलिए तो कहा जाता है जो शाकाहारी होता है उसको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है, वो कम भोजन ही करता है शाकाहारी होता है, क्योंकि उसको जो जितना ऊर्जा के रिक्वायर होते हैं उसको शाकाहारी को वो स्वतः मिल जाता है जितना चाहिए उसको एनर्जी। लेकिन जो मांसाहारी होता है उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि उसको जितना एनर्जी चाहिए होता है उसको एनर्जी तो नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको जितना स्टेप है जितना है उसका 10% ही मिलता है। तो इस स्थिति में उसको तो कम मात्रा में एनर्जी मिलेगा, और इस कम मात्रा में अगर एनर्जी मिलेगा तो इस कंडीशन में उसे ज़्यादा भोजन लेने की आवश्यकता होगी। तो आप लोग इस थ्योरी को समझ पाए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। और इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को लिडमान ने दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, बताइए प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है इनमें से कौन सा है, बताइए। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला देखिए लार की प्रकृति होती है, लार की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। लार कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या उदासीन होती है? तो देखिए लार की प्रकृति होती है कैसी? अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए लार की प्रकृति तो अम्लीय होती है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? देखिए तो लार का पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8 होता है, ध्यान में रखिएगा। अब ये पीएच वैल्यू क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है, उदासीन क्या होता है, देखिए जानते हैं। तो जिस विलयन का या जिस रासायनिक पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, अर्थात जल क्या हुआ? उदासीन हुआ। क्यों? क्योंकि जल का पीएच मान 7 है तो जल उदासीन है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। अर्थात देखिए ये 6.8 है, तो 6.8 7 से कम हुआ, तो ये 7 से कम है तो क्या है? ये अम्लीय है। अर्थात लार कैसा होता है? लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार अम्लीय होती है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग अगर बोर हो रहे होंगे तो आप लोग बोर नहीं होइएगा, क्योंकि हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है, बताइए। इनमें से कौन है जो प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है, बताइए। तो देखिए प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है इसमें से प्लायर, ठीक है, जिसको प्लास बोलते हैं, और ये प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं प्रथम श्रेणी के लीवर का। तो देखिए कैंची हुआ, पिलास हुआ, सिडासी हुआ, कील उखाड़ने की मशीन हुआ, साइकिल का ब्रेक हुआ, हेड पंप हुआ, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी का लीवर है। अब देखिए कुछ द्वितीय श्रेणी के लीवर का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे सरौता हुआ, नींबू निचोड़ने का मशीन हुआ, एक पहिया का पूरा ढोने का जो गाड़ी होता है वो भी द्वितीय श्रेणी का ही लीवर होता है। अब देखिए तृतीय श्रेणी के लीवर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चिमटा ले लीजिए, ये क्या हो गया? तृतीय श्रेणी का लीवर हो गया। रोटी जो जिससे बनाते हैं वो चिमटा। और अगला हो गया मनुष्य का हाथ, ये भी तृतीय श्रेणी का लीवर होता है। ये तृतीय श्रेणी के लीवर का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन की इकाई है, बताइए न्यूरॉन की इकाई क्या है, मतलब न्यूरॉन किसकी इकाई है, यही कह रहा है। तो तंत्रिका उत्तक, ठीक है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसका यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन ही होता है, ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, बताइए। जब पाचन क्रिया होता है उसमें प्रोटीन किस में बदल जाता है, इसका भी डिस्कशन हम पीछे कर चुके हैं। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से देखे होंगे हमारे वीडियो को, तो आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे।
तो देखिए हमने चर्चा किए थे कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। तो जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए पके हुए आम में, ठीक है, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है, तो बताइए कच्चा आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है, बताइए कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है। तो देखिए ये कॉड लीवर ऑयल है, ये इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कॉड लीवर ऑयल में, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। क्या पाया जाता है इसमें, विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, बताइए एंटीबॉडी मुख्यतः क्या होता है। तो एंटीबॉडी जो होते हैं ये मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटीबॉडी जो है ये हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है, ये हमारे शरीर को बीमारी से रक्षा करने का काम एंटीबॉडी करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं, अर्थात कहाँ पे जो है पाचन का जो नली होता है और श्वसन का जो नली होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बताइए। देखिए जहाँ पे पाचन नली एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं अर्थात ओवरलैप करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है, अर्थात स्वर यंत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर यंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। लैरिंग्स में क्या होता है, अर्थात स्वर यंत्र में पाचन एवं श्वसन मार्ग जो है एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अब देखिए ये लैरिंग्स हुआ, अब ये स्वर यंत्र जो है इसको ही वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, बताइए वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, बताइए। देखिए ई क्वेश्चन महाभयंकर प्रलयकारी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, वाटर मीन्स जल। अब इसमें लिखा हुआ डिहाइड्रेशन मतलब जल नहीं, तो जल की कमी दर्शा रहा है डिहाइड्रेशन। तो लोग क्या मारेगा स्टूडेंट, हाँ चलो भाई पानी की कमी से डिहाइड्रेशन बीमारी हो जाता है भाई, नहीं 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 ये तो गलत हो जाएगा ना। तो देखिए ये गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है ये लवण की कमी से होता है, ध्यान में रखिएगा, डिहाइड्रेशन लवण की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, आप लोग देखे होंगे बचपन में अक्सर कि बच्चे को ORS का घोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको लूज मोशन होने लगता है बच्चे को, और क्यों होता है कि क्योंकि उसको लवण की कमी हो जाता है, और अक्सर कहा जाता है कि इस बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है, अर्थात उस बच्चे में लवण की कमी हो गया है जिसके कारण उसे ORS का घोल दिया जाता है, नमक चीनी का घोल दिया जाता है, उसको शरबत पिलाने के लिए दिया जाता है। और ये अक्सर गर्मी के मौसम में हो जाता है डिहाइड्रेशन, सॉरी। और गर्मी के मौसम में क्यों होता है, तो देखिए गर्मी के मौसम में एडल्ट व्यक्ति में भी जो है पसीना ज़्यादा छूटता है, और पसीना को आप लोग देखे होंगे कभी चख के, तो वो कैसा लगता है, नमकीन लगता है। और नमकीन का मतलब क्या है, उसमें लवण पाया जाता है, अर्थात पसीना में लवण पाया जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में पसीना छूटता है
तो उस स्थिति में हमारे शरीर से लवण भी निकलता है और इस स्थिति में लवण की कमी हो जाता है। और जब लवण की कमी हो जाता है तो उसे ORS का घोल पीने की सलाह दिया जाता है, नमक चीनी का घोल पीने की सलाह दिया जाता है और शरबत पीने की सलाह दिया जाता है। अब इसको डिहाइड्रेशन ही क्यों कहा गया? तो क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक मात्रा में पसीना छूटता है और इसलिए पसीना क्या हुआ, वाटर हुआ, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन भी कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, पसीना छूटता है तो उससे लवण का सेक्रेशन होता है, हमारे शरीर से लवण निकलने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में लवण की कमी हो जाता है। तो आप लोग क्या है लॉजिक समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। यदि आप लोग अपने कैरियर को लेकर के चिंतित होंगे या फिर अपने कैरियर के लेकर के सोच रहे होंगे तो आप लोग हमारा ये लेक्चर ज़रूर ही अच्छा लग रहा होगा और आप लोग हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते होंगे, हमको यही उम्मीद है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं और सारे सब्जेक्ट को इसी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे हम। बस आप लोगों का हेल्प हमें चाहिए और उम्मीद है आप लोग हमें हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के बाध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं, बताइए। पुरुषों के जो नसबंदी होता है उसको क्या कहा जाता है? बस यही क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वैसेक्टोटॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं पुरुष को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब महिला में भी तो नसबंदी होता है, तो महिला में नसबंदी होता है उसको क्या कहते हैं? तो महिला में जो नसबंदी होता है उसको कहा जाता है, देखिए कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, महिला में जो नसबंदी होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुष में जो नसबंदी होता है उसको क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है। और महिला में जो नसबंदी होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? बताइए। निषेचित अंडाणु, ठीक है, जाइगोट, उसके इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा एंजाइम तैयार होता है? बताइए। तो देखिए जैसे ही निषेचन हो जाता है वैसे ही हमारे गर्भाशय से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है और गर्भाशय को निषेचित अंडाणु को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं पर क्या असर होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं बोले तो WBC इसको बोला जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं बोले तो WBC। अब अधिक ऊंचाई पे जब व्यक्ति चला जाता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको WBC बोलते हैं उसमें क्या प्रभाव होता है? बताइए। संख्या बढ़ जाती है, संख्या में घट जाती है, आकार में छोटी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं तो WBC की जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। और ये आकार क्यों बढ़ता है इसका कारण जानते होंगे। देखिए, तो वैसे तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो WBC के आकार में वृद्धि हो जाती है, अर्थात बड़ी हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो ऊपर में क्या होता है, हमारे एयर प्रेशर कम होता है। ऊपर में जितना नीचे आइएगा उतना ज़्यादा एयर प्रेशर होता है और ऊपर जितना जाइएगा उतना एयर प्रेशर कम होता है, जिसके कारण ये WBC जो है फैलने लगता है। कभी कभार आप लोग ये भी क्वेश्चन देखे होंगे कि जब एरोप्लेन पे कोई यात्री जाता है तो उसको पेन का स्याही रिसने लगता है। क्यों रिसने लगता है? इसका कारण भी यही होता है कि ऊपर में एयर प्रेशर कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पेंसिल का या पेन का स्याही रिसने लगता है। एक और क्वेश्चन देखे होंगे कि जब एरो यात्री जो होता है वो जब ऊपर बहुत ऊंचाई पे जाता है एरोप्लेन, तो उसकी जो पायलट होता है उसके शरीर से ब्लड बाहर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा भी इसी कारण होता है कि हमारे शरीर का जो प्रेशर है वो
उससे कम प्रेशर ऊपर में जाके हो जाता है और इस स्थिति में हमारे शरीर से ब्लड बाहर आने लगता है। क्यों? कम प्रेशर होने के कारण। तो आप लोग इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अधिक ऊंचाई पे जाने पर श्वेत रक्त कणिकाएँ की आकार बढ़ जाती है। क्यों? एयर प्रेशर कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पे जाने पे पेन का स्याही रिसने लगता है। क्यों? अधिक ऊंचाई पे जाने पे एयर प्रेशर को कमी होने के कारण। और अधिक ऊंचाई पे जाने पे यात्री के शरीर से खून भी निकलने लगता है, रिसने लगता है। क्यों? तो अधिक ऊंचाई पे जाने पे एयर प्रेशर के कमी होने के ही कारण होता है। तो आप लोग इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? बताइए, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो देखिए, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, बताइए। तो देखिए, खून में नहीं होता है वो पूछ रहा है। तो खून में तो आरबीसी होता ही है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लाज्मा भी होता है। तो खून में क्या नहीं होता है? तो खून में प्लासेंटा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिसको हिंदी में गर्भनाल बोला जाता है। प्लासेंटा को हिंदी में क्या बोला जाता है? गर्भनाल बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये गर्भनाल अर्थात प्लेसेंटा होता क्या है? देखिए, तो जब गर्भ में शिशु होते हैं तो उसको भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गर्भ में जो शिशु पल रहे होते हैं उसको भोजन प्रोवाइड करते हैं ये प्लासेंटा के माध्यम से ही। वो गर्भ में पल रहे शिशु भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात गर्भनाल के माध्यम से ही वो शिशु भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो खून में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता है? प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा पाया जाता है खून में। ठीक है, अब देखिए, ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है ये 55% होता है ब्लड में। और ये प्लाज्मा का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। और इसी प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल इत्यादि पाए जाते हैं। समझ गए होंगे कंपोजिशन प्लाज्मा का। देखिए, प्लाज्मा का कंपोजिशन का एक्सप्लेन एक बार और हम कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्लाज्मा में क्या होता है? 55% तक क्या होता है? इसमें ब्लड में 55% खून है। ठीक है, खून में 55% प्लाज्मा होता है। समझ गए होंगे, खून में 55% प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। और इसी प्लाज्मा में, खून में नहीं, प्लाज्मा में 90% पानी ही होता है और 10% कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। बताइए, अधिकतर पोषक तत्व रक्त से अवशोषित किए जाते हैं कहाँ पे? हमारे शरीर में, मुंह में, पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में अधिकतर पोषक तत्व अवशोषित हमारा शरीर करता है कहाँ पर? बताइए। तो देखिए, अधिकतर पोषक तत्व जो है अवशोषित किए जाते हैं कहाँ पे? छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं उसका अवशोषण छोटी आंत में ही हो जाता है। और इसमें कुछ भोज्य पदार्थ है, उसमें जल भी कुछ मात्रा में पाया जाता होगा। तो वो जो है ये पानी हुआ अर्थात जल हुआ, इस जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण हमारे शरीर बड़ी आंत में ही कर लेता है, जबकि पौष्टिक तत्व का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और आज की इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? बताइए, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? बताइए। एक कोई डॉक्टर जो है किसी पेशेंट का नली को पकड़कर क्या चेक करता है? तो नली अर्थात धड़कन की गति को चेक करता है। क्या चेक करता है? गति को चेक करता है कि इसका गति कितना है, नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से कम हो गया या अधिक हो गया। अगर कम है तो भी प्रॉब्लम और ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम। अगर नॉर्मल है तो फिर व्यक्ति नॉर्मल है, उससे कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो नाड़ी स्पंदन की मात्रा का मापन क्या होता है? गति का मापन होता है। क्या होता है? गति का मापन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 550 तक क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम 551 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। और ये था पार्ट 11। नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 12। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट प्यारा प्यारा कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल पाए, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तो
अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।